नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सीएम ने आज क्या नई घोषणाएं की है। मनरेगा अब फिर से शुरू हो गया, साथ में जन आधार कार्ड अब आसानी से बनेंगे। साथ में राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब तक क्या तैयारियां की जा चुकी है, साथ में ही अब टीकाकरण स्थल पर भी होगा रजिस्ट्रेशन। हम आपको पूरा डिटेल के साथ में आज की केंद्र की और राज्य की सभी घोषणाओं के बारे में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आम आदमी, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, क्या चाहता है इस लॉकडाउन में। आम आदमी सरकार से क्या चाहता है। आमतौर पर हम बात करें तो सरकार से आम आदमी क्या चाहता है, यानी कि एक नंबर पर हम बात करें तो सभी के 2 महीने के बिजली के बिल माफ होने चाहिए। साथ ही 2 नंबर नल बिल भी माफ होने चाहिए। साथ में 3 नंबर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाने चाहिए। वहीं 4 नंबर है सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। 5 नंबर है आम आदमी को आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए। और 6 नंबर है स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करना चाहिए। क्या आप यही चाहते हैं? आप में कमेंट कर बताइए। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें और इस जानकारी को शेयर करें ताकि हर आम आदमी तक पहुंच सके। दोस्तों, हमने जो आपको ये पॉइंट बढ़े हैं, ये आपको भड़काने के लिए नहीं बढ़े हैं। हमने केवल एक आम आदमी की इच्छाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि राज्य में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर क्या नई घोषणाएं की गई, यानी कि 18 से 44 साल के टीकाकरण के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण के लिए अब ऑनलाइन समय निर्धारण के अतिरिक्त भी टीकाकरण स्थल पर भी पंजीकरण या समूह पंजीकरण की सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि हाल ही में हम बात करें तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया जाता है, यानी कि स्लॉट बुक किया जाता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही सारे स्लॉट है वो बुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैक्सीन कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा कर दी गई है कि अगर किसी केंद्र पर वैक्सीन बच जाती है या फिर अपॉइंटमेंट कोई ले लेता है और उसके बाद में अगर वो टीकाकरण करवाने नहीं पहुंचता है तो टीकाकरण स्थल पर भी पंजीकरण किया जाएगा। वर्तमान में यह सुविधा केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र यानी कि सीवीसी पर ही उपलब्ध है। टीकाकरण देश जनसंख्या के सबसे संवेदनशील जनसंख्या समूह को कोविड-19 संक्रमण से बचाने की एक ऐसी प्रक्रिया है और इसकी सर्वोच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जाती है। सभी हिताधिकारियों के साथ व्यापक विमर्श के बाद वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इस प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए एक वर्गीकृत समय पूर्व एवं पहले से ही तैयारी के साथ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी जानकारी घोषणाएं आपको बता रहे हैं वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई घोषणाएं हैं। साथ ही इस टीकाकरण के संबंध में राज्यों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्राप्त जानकारियों के आधार पर केंद्र सरकार ने अब निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण स्थल पर ही पंजीकरण या फिर सहायक समूह पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। पॉइंट नंबर 1 है ऑनलाइन स्लॉट के साथ विशेष रूप से आयोजित टीकाकरण सत्रों के दौरान उस दिन समय की समाप्ति के समय तक यदि कुछ ऑनलाइन समय पाए हुए लाभार्थी किसी कारण से टीकाकरण के दिन नहीं आ पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में टीकों की बर्बादी को कम से कम करने के लिए कुछ लाभार्थियों का टीकाकरण स्थल पर ही पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 है भले ही कोविन इस समय एक मोबाइल नंबर पर आरोग्य सेतु और उमंग जैसे ऐप और सामान्य सेवा केंद्रों आदि के माध्यम से 4 लाभार्थियों के पंजीकरण और समय दिए जाने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन समूह में सुविधा की आवश्यकता वाले लोग या जिन लोगों की पहुंच अभी भी इंटरनेट या स्मार्टफोन या मोबाइल फोन तक नहीं है, उनके लिए अभी भी टीकाकरण के विकल्प बहुत ही सीमित हैं। इसलिए अब 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण स्थल पर ही पंजीकरण एवं समय निर्धारण की सुविधा दी जा रही है। हालांकि ये सुविधा वर्तमान समय में केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र यानी कि सीवीसी के लिए ही सक्षम की जा रही है। तो साथियों, ये कोविड टीकाकरण यानी कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। यानी कि जिन परिवार में इनको ये पता ही नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उन सब के लिए भी ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना को पुनः शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए। ये भी एक
ग्रामीण लोगों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में आर्थिक मदद इसी से मिल सकती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्य को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सामुदायिक विकास के कार्यों को भी तुरंत प्रभाव से शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्यों हेतु जारी की गई गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए गए। नई गाइडलाइन के अनुसार औजारों के साथ खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री का उपयोग न करने की भी सलाह दी गई है। तो साथियों, जैसे ही गाँव में मनरेगा शुरू हो जाएगी तो ऐसे में लोगों को रोजगार मिलेगा और उनको पैसे मिलेंगे, तो आर्थिक जो तंगी है इस लॉकडाउन में वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसी के साथ ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री के पाठक ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं जिला कलेक्टर को इस संबंध में लिए गए निर्णय अनुसार अग्रिम कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कार्यों को 17 मई से पुनः प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही सामुदायिक विकास के कार्यों को भी तुरंत प्रभाव से प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की वर्तमान संख्या को भी यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाना है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन हो सके। यह प्रयास किए जाए कि लाभार्थी के स्वयं के परिवार सहित उस कार्य पर अधिकतम 10 श्रमिक नियोजित हों। साथ ही मनरेगा योजना को लेकर उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्यों पर भी व्यक्तिगत कार्यों के समान 10 श्रमिकों को ही नियोजित किया जाएगा। ऐसे कार्यस्थल जहां पर सामुदायिक कार्य में एक कार्य पर 20 श्रमिक नियोजित किए जाने हैं, वहां उन्हें 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, ताकि दोनों का एक दूसरे से किसी प्रकार संपर्क न रहे। इन दोनों के मध्य कार्य, विश्राम या भोजन के समय भी किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। नए सामुदायिक विकास के कार्यों के चयन की गति बढ़ानी होगी, ताकि समय पर नए काम मिल जाए। इन कार्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि जिले में अब तक नियोजित कुल श्रमिकों की संख्या की तुलना में अधिक श्रमिक ही नियोजित किए जा सकें, ताकि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार कार्यों का आवंटन किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 30 जून तक अप्रिय स्थिति में ही कार्यक्रम विकास अधिकारी के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जा सकेगी। मेयठ एवं ग्राम विकास अधिकारी संबंधित तकनीकी सहायक तकनीकी अधिकारी के मार्गदर्शन में ही माप की कार्रवाई करेंगे। आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा श्री अभिषेक भगवतिया ने कार्यस्थल पर मेयठ को पूर्व निर्देशों में आवंटित कार्य के अतिरिक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार का ध्यान रखने के संबंध में बताया कि श्रमिकों द्वारा ग्रुप में एक ही जगह कार्य न कर पृथक पृथक कार्य न्यूनतम 2 गज की दूरी रखते हुए करवाया जाए। यथासंभव एक श्रमिक का काम दूसरे से संपर्क में न रहे। श्रमिकों द्वारा एक दूसरे के कार्य औजार जैसे गेती, फावड़ा, परात इत्यादि के साथ साथ खाद्य सामग्री पर भी अनावश्यक रूप से हाथ न लगाएं जाएं, अर्थात एक दूसरे की सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई, यानी कि जन आधार नामांकन अब बहुत ही आसान हो गया। RGHS इस योजना के अंतर्गत आयोजन सचिव एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण श्री नवीन जैन ने बताया कि राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर जो राज्य एवं राज्य के बाहर कार्यरत या निवासरत हैं, उन सभी के लिए जन आधार नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। स्व घोषणा एवं समर्थित दस्तावेज यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर ही जन आधार नामांकन किया जाकर जन आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा, जिससे उनको राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। जिस तरह से चिरंजीवी योजना है आम आदमी के लिए, इसी तरह से राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू कर दी गई और इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का जन आधार कार्ड बनना भी आसान हो गया है। इसी के साथ प्रक्रिया के सरलीकरण से राज्य सरकार द्वारा मई 2021 से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप विधायक, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS लागू करने की घोषणा की गई। यानी कि राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू हो गई और इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जिस तरह से चिरंजीवी योजना में लोगों को लाभ मिलता है, इसी तरह से इनको भी लाभ मिलेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा ने बताया RGHS के लक्षित लाभार्थी
वर्ग राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर तथा उनके परिवारों का राजकीय सेवा में आने से पहले तथा सेवा के दौरान सत्यापन हो जाता है। आरजीएचएस योजना के लाभों को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से लाभान्वित लक्षित वर्ग को देने की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार विधायक, पूर्व विधायक द्वारा उनके डीडीओ नंबर, राज्य कर्मचारी अधिकारी द्वारा उनकी एम्प्लॉय आईडी, निगम बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी द्वारा मंस जीपीएफ या फिर सीपीएफ आईडी एवं पेंशनर द्वारा उनके पीपीओ नंबर को अंकित किए जाने और उनके समर्थित दस्तावेज यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने पर स्वयं घोषणा के आधार पर जन आधार नामांकन को सीधे ही अनुलिपीकरण यानी कि डी डुप्लीकेशन प्रोसेस उपरांत जन आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। तो सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपके लिए अब जन आधार कार्ड बनना आसान हो गया। साथ में ही राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आरजीएचएस योजना का भी आपको लाभ मिलेगा। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसका लाभ भी अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या नई घोषणाएं की है, क्या क्या तैयारियां की है। देश की 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी, उसे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी एवं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था एवं इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादक में दुनिया भर में सिरमौर माना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो देश कभी माफ नहीं करेगा और ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके साथ आगे हम बात करें तो पूरा देश कोविड-19 की दूसरी लहर से उपजे अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। राजस्थान में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में जुटी है। पिछले दिनों मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। एकाएक उत्पन्न हुई इस जरूरत को पूरा करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टीम राजस्थान ने योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए हैं और इस काम में हमें प्रवासी राजस्थानियों, स्थानीय भामाशाहों और उद्योगों से भरपूर सहयोग भी मिला है। राजस्थान में अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के जंग के लिए डोर टू डोर सर्वे के साथ ही सीएससी एवं पीएचसी स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों, जिला अस्पतालों के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू एवं ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 8,000 सीएचओ की भर्ती की गई और जल्द ही 1,000 चिकित्सकों तथा 25,000 नर्सिंग स्टाफ की अस्थायी आधार पर सेवाएं लेने जा रहे हैं। यानी कि राजस्थान में 1,000 चिकित्सक, 25,000 नर्सिंग स्टाफ, 8,000 सीएचओ की भर्ती हो रही है। अगर कोई इसके लिए पात्रता रखता है तो वो फॉर्म भर सकता है और नौकरी प्राप्त कर सकता है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आपके समय फिर भी सवाल चार आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।